Okay, so today we start the thermodynamic concept class 15. So we study at the previous class, that is the basic concept of entropy. This we already studied. Today we study about the principle of entropy. What is the principle of entropy? So इसमें क्या बोलता है कि अगर ये बोलता है कि किसी भी यूनिवर्स का एंट्रोपी मीन्स चेंज इन एंट्रोपी. ऑलवेज एंट्रोपी, इफ आई टॉक अबाउट द एंट्रोपी मीन्स चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यही बोलता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी. मीन्स यूनिवर्स क्या होता है? तो अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और इसके चारों तरफ सिस्टम को छोड़ के क्या बोलते हैं उसको? सराउंडिंग. तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के यूनिवर्स. तो बोलता है कि कभी भी कोई भी यूनिवर्स का एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ऑलवेज या तो 0 या फिर पॉजिटिव. अगर डेल एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर किसी यूनिवर्स का एंट्रोपी बराबर 0 हुआ तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. और अगर यूनिवर्स का लेस देन 0 हुआ तो ये क्या है? इम्पॉसिबल प्रोसेस. ये हो ही नहीं सकता है. ठीक है. मीन्स जनरली जो हम लोग का सराउंडिंग जो है, यूनिवर्स जो है, उसमें हमेशा कुछ न कुछ हीट का रिजेक्शन होता है. टेम्परेचर में या तो बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, या फिर घटेगा. हीट का या तो इन होगा या फिर आउट होगा. और या फिर कोई भी चीज़ में, कोई भी मशीन्स चल रहा है तो उसमें फ्रिक्शन. इस सब का कारण क्या होता है कि हमेशा जो यूनिवर्स है उसका डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ते जाता है. यानी जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी सिस्टम होता है वो इरिवर्सिबल होता है. जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम आजकल देखते हो पूरा इरिवर्सिबल होता है. अगर सिस्टम इरिवर्सिबल हो मतलब यूनिवर्स भी इरिवर्सिबल होगा. और हम लोग रिवर्सिबल जो बोलते हैं कि रिवर्सिबल, अगर एंट्रोपी यूनिवर्स का 0 हो गया तो वो रिवर्सिबल. ये एक सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंसेप्ट है. ठीक है. तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टीडीएस इक्वेशन. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हम लोग एंट्रोपी के चैप्टर में पढ़ते हैं. तो हम लोग क्या जानते हैं? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी. ठीक है. तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस. और हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. तो इसको हम लोग लिखते थे, क्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? टी डी एस. सो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन को पी इंटू डी वी. ये हो गया. तो ये एक टी डी एस इक्वेशन हो गया. वही अगर हम इसके लिए देखेंगे ओपन सिस्टम के लिए, ये क्लोज सिस्टम का शो कर रहा है कि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये एक क्लोज सिस्टम के लिए. वही अगर ओपन सिस्टम के लिए देखेंगे तो टी डी एस क्या हो जाएगा? डी एच माइनस वी इंटू डी पी.
ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन, ये है TDS इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है दोनों इक्वेशन हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग बहुत सारे फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम लोग और भी बहुत सारे, जैसे कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस की बात हो कहीं पे, तो उसका चेंज इन एंट्रोपी हम लोग कैसे ही करते हैं, देखो। तो हम जो ये 3 फार्मूला लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी आइडियल गैस हो, फाइनाइट बॉडी हो, सब चीज़ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, हमेशा। डेल एस इज इक्वल टू, इसका होता है CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1, ये एक हो गया। दूसरा डेल एस इज इक्वल टू CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1, ये हो गया दूसरा। और तीसरा डेल एस इज इक्वल टू CP ln V2/V1 प्लस CV ln P2/P1, ठीक है। ये तीसरा में, ये 3 इक्वेशन जो है बहुत ही यूजफुल है। कभी भी अगर टेम्परेचर में और वॉल्यूम में अगर वेरिएशन हो रहा है तो सीधे ये इक्वेशन लगाएंगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन दिखा रहा है कोई प्रोसेस में, तो चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम में दिखा रहा है चेंजिंग, तो अगर उसमें बोला है कि चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। भी याद रखना कि आइडियल गैस बोलना चाहिए, ठीक है। अब इसी फार्मूला को याद रखना है। ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बाद कुछ भी ये नहीं याद रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें बोल दिया है कि आइसोकोरिक, ये मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया तो इसको पूरा टर्म को हटा दो, क्या बन जाएगा उसका चेंज इन एंट्रोपी? CV ln T2/T1। अगर इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन दिया हुआ है तो ये लगाएंगे, या फिर इसको हम लोग 0 कर देंगे, है ना। इसको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मीन्स ये 0 मीन्स ये भी हो सकता है CV ln P2/P1। तो जिसमें वेरिएशन दिया हुआ रहेगा प्रोसेस में, उसके हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजफुल देख लिया। उसके बाद अगर हम लोग का आइसोथर्मल दिया हुआ, आइसोथर्मल मतलब क्या जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है उसमें। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको 0 कर सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं। अगर प्रेशर में वेरिएशन दिया हुआ है तो ये लगाएंगे, और अगर वॉल्यूम में वेरिएशन दिया हुआ है तो ये लगाएंगे। टेम्परेचर को 0 कर दिए, ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से प्रेशर में वेरिएशन उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा था एंट्रोपी इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। अब हम लोग देखेंगे कि कोई अगर 2 रिजर्वियर है, मान लो ये सोर्स है और एगो कनेक्ट है सिंक से। अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अगर ये T1 ग्रेटर देन T2 है, इसलिए सोर्स है। सोर्स जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसको सोर्स बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर कम है उसको सिंक बोलते हैं। सोर्स से क्या होता है कि हीट का रिएक्शन होता है और सिंक में जाता है। तो इस केस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा यूनिवर्स का? अगर एक Q कर रहा है तो Q/T1, लेकिन देखो जिससे हीट रिजेक्शन होता है ये माइनस होता है, और इसमें हीट जा रहा है तो पॉजिटिव, Q/T2। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर सोर्स है मीन्स हीट रिजर्वियर अगर है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगी, और अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगी तो ऐसे होगा हमेशा Q1/T1 और Q/T2, ओके। अगर
हम ऐसे दिखाते हैं कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 बॉडी 1 B1 और ये B2, ठीक है। तो एक बॉडी हम ले रहे हैं T1 और एक बॉडी T2। अगर T1 ग्रेटर देन है T2 से, क्यू ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे बोला नहीं है कि ये रिजर्वियर है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये T1 से कुछ जाएगा, मान लो TF आ जाएगा, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ के TF होगा और रुक जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग का चेंज इन एंट्रोपी जो होगा यूनिवर्स का, वो हो जाएगा mc/ln, इसका क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो T1/TF और इसका बढ़ रहा है, तो mc/ln TF/T2, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर सिर्फ एक सिंपल है, मतलब वो सिंपल मतलब बोलने का मतलब है कि सिंपल एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है। अब इसको छोड़ दिए तो क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा, है ना। और कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर TF में आ जाता है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तो हम लोग क्या सिंपल mc/ln T1/TF, एकदम सिंपल। पहले कितना था उसके बाद कितना है। अगर हीट का रिजेक्शन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे TF कर दो, TF कम हो जाएगा ना बाय T1, तो यहाँ पे खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। और अगर TF बाय कर रहा है तो -mc/ln T1/TF TF कर सकता है, तो खुद ब खुद माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे T फाइनल बाय T1 कर दो, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हीट का रिजेक्शन हो रहा है ना। तो वैसा ही जो पहले वाला में किया था वैसा ही होता। तो किसके लिए, जब टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा, यानी रिजर्वियर नहीं है, तो उसके लिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम ही करते हैं, लेते हैं कि जिससे T1/T2 हुआ तो हो ही गया। अब हम देखते हैं कि एक फाइनाइट बॉडी है। फाइनाइट बॉडी मीन्स क्या है कि टेम्परेचर चेंज होगा। अगर मान लो T1 है, यहाँ से हीट इंजन लगा दें और इधर से T2, ये सिंक है, ठीक है। और ये फाइनाइट बॉडी है, मीन्स इसका टेम्परेचर में T1 T2 ही रहेगा, ये T2 ही रहेगा हमेशा, चेंज नहीं करेगा। और इसका कुछ चेंज करेगा, मान लो T1 से TF हो गया, तो इस केस में कितना चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें चेंज कर रहा है, मीन्स mc लेगा, mc/ln TF/T1। और यहाँ पे कुछ नहीं तो जो भी हीट का रिजेक्शन होगा, मान लो Q, तो Q/T2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गया कंसेप्ट कैसे चेंज करना है। बस इसी से पूरा तुम्हारा एंट्रोपी का क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद रखना, इंट्रोपी जनरेशन, एक होता है इंट्रोपी जनरेशन जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कारण आता है। इंट्रोपी जनरेशन बोलता है कभी भी जीरो नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, ओके। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ओके। ये होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। और क्या है कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो लाइन है, मान लो कि दो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ये है एक ये है, तो दो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, हाँ, अगर सेम है, अगर ये भी कांस्टेंट प्रेशर है और दूसरा भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट प्रेशर है, तो एक दूसरे को कट कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं होगी। अगर अलग प्रोसेस है तो बात अलग है, लेकिन सेम प्रोसेस में कभी कट नहीं करेगा। और क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो कि एक हीट इंजन है यहाँ पे, इसका सोर्स है T1 इधर से, ठीक है, और एक लगा दिए He1 He2 और जाके फाइनली
T3 में जा रहा है। ये तुम्हारा तो क्या है, सिंक है, ये तुम्हारा सोर्स है, T1 सोर्स है। यहाँ पे मान लो कि T2, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा और इसका इफिशियंसी अगर मान लो इफिशियंसी 1 है और इसका इफिशियंसी 2 है, तो अगर ओवरऑल इफिशियंसी बोला जाए, ओवरऑल इफिशियंसी, तो क्या करेंगे, इफिशियंसी ऑफ 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ 2 माइनस इफिशियंसी ऑफ 1 इंटू इफिशियंसी ऑफ 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड है। अगर दो हीट इंजन है, दोनों का इफिशियंसी, एक का 1 है, एक का इफिशियंसी 2 है, तो पूरा होल का इफिशियंसी जब निकालेंगे तो इफिशियंसी नॉट यानी ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ 2 माइनस इफिशियंसी ऑफ 1 इंटू इफिशियंसी ऑफ 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर इफिशियंसी अगर दोनों का सेम रहा था, इफिशियंसी 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ 2, दोनों का हीट इंजन का इफिशियंसी का सेम रहा, तो उस केस में ये T2 जो होगा, ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ये हो जाएगा रूट ओवर T1 इंटू T3। मीन्स ये क्या हो गया, GP के ई में हो जाता, T2 इक्वल टू इसका रूट ऑफ T1 इंटू T3। और अगर दोनों का वर्क डन सेम रहा, इफिशियंसी सेम नहीं लेकिन वर्क डन सेम है, W1 इक्वल टू W2, तो उस केस में जो होगा T2 जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा T1 प्लस T3/2 एवरेज। ये मीन हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया तुम्हारा एवरेज, सिंपल मीन। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, ये एफिशिएंसी याद रखना, इंट्रोपिक जनरेशन के बारे में थोड़ा जानना, और जो फार्मूला बताएं ये सब पूरा याद रखना। पूरा कम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर जो डिप्लोमा की तैयारी कर रहा है, ये सब जो बताएं बहुत ही ईजी है, और ये अगर पढ़ लिया तो कन्फर्म है कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आराम से निकाल सकता है। हम खुद कम से कम 12 कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल चुके हैं, बार इसरो हर चीज़ निकाल चुके हैं। हमको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से हम लोग मतलब कौन कौन सी चीज़ का कंसेप्ट चाहिए, हम एकदम अच्छा से बताएंगे। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।